तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं वो साइक्लोन बिपरजॉय को लेकर बात करने वाले हैं। अगर आपका बेसिक्स भी क्लियर नहीं है तो भी आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। ये कोई खाला जी के घर तो है नहीं जो नहीं आएगा समझ। उससे पहले इसके बारे में ज़्यादा जानने से पहले हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वनडे एग्जाम्स में आने वाले कुछ क्वेश्चंस कि लाइक ये किस टाइप का साइक्लोन है, ट्रॉपिकल है या टेम्परेट है। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ओके, आया कहाँ पर है, अरब ओशियन में है। ओके, अच्छा एक चीज़ और है कि इसका नाम जो है वो दिया किसने है, इसका नाम दिया है किसने, बांग्लादेश ने। ओके, बांग्लादेश ने इसका नाम दिया है। अब बात करते हैं कि साइक्लोन जो है वो बेसिकली है क्या। ओके, साइक्लोन के बारे में अगर हमें जानना है तो साइक्लोन के बारे में बात करते हैं। तो ये रहा चक्रवात, उसके बारे में देखते हैं कि साइक्लोन है क्या। ये लो प्रेशर वाला एरिया होता है, ओके, जिसके आसपास हाई प्रेशर, लाइक अगर यहाँ पर मैं लो प्रेशर बना दूँ, ये केंद्र है, सेंटर है, इसके आसपास क्या होगा, ये हाई प्रेशर होगा। ओके, तो हाई प्रेशर जो है वो केंद्र की तरफ अट्रैक्ट होगा। ओके, जिसकी वजह से इसमें स्पाइरल बाइंडिंग आएगी, इस तरह से घूमेगा ये, जिससे ओके इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा। अब एक चीज़ ये है कि भाई इसके लिए कंडीशंस क्या क्या हैं। अगर हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन बनाना है तो इसके लिए कंडीशंस भी तो होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से अधिक का तापमान होना चाहिए, मतलब सी सरफेस का। ओके, और कोरिलेटिव फोर्स होना चाहिए, वर्टिकल विंड होनी चाहिए, और एक ऑलरेडी पहले से ही वहाँ पर लो प्रेशर वाला एरिया होना चाहिए। ओके, तो ये सब उसके लिए कंडीशंस हैं। अब इससे बाद अगर हम देखें तो एक मैं डायग्राम दिखाता हूँ। ओके, तो ये देखिए डायग्राम है जहाँ पर ये बीच में आई जैसी कंडीशंस है, ये आई है, इसके आसपास में यहाँ पर क्लाउड्स बने हुए हैं। ओके, सबसे ज़्यादा बारिश इधर ही होती है, ये वाला एरिया जो है वो काम कंडीशंस है। अब इसका एक और डायग्राम मैं दिखाता हूँ जो बड़ा ही ईजी है और आप आराम से उसे देख सकते हैं। ये देखिए, ये आई वाला एरिया है, ये हो गया। ओके, ये रहा आई जो बीच में है, नीचे लो प्रेशर हो गया, ये ऊपर हाई प्रेशर जाके, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर से बढ़ जाती है विंड। ओके, आई काम कंडीशंस है, शांत स्थिति, क्लियर स्काई होगा यहाँ पर, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। और इसका साइड में जो क्लाउड्स बनेंगे वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे। ओके, एक डिफरेंस जो ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन के बीच में जो होता है वो एक यही है कि भाई जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनमें जो क्लाउड्स बनते हैं वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं, और जो टेम्परेट साइक्लोन है उसके अंदर निम्बोस्ट्रेटस और क्यूमुलोनिम्बस, ये दोनों क्लाउड बन सकते हैं। ओके, ये यहाँ पर जो दिख रही है ये रही, ये आई वॉल है। ओके, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं भाई, जो ये एक तो हो गया साइक्लोन और एक आता है एंटी साइक्लोन। ओके, अब जो साइक्लोन है और एंटी साइक्लोन के बारे में देखें तो अगर साइक्लोन है, साइक्लोन के सेंटर में क्या होगा, लो प्रेशर होगा, और जबकि एंटी साइक्लोन क्या है, ये हाई प्रेशर होगा इसके अंदर में। क्योंकि एंटी साइक्लोन को क्लियर वातावरण के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, इसके सेंटर में अगर ये हाई प्रेशर है ना यहाँ सेंटर में, और यहाँ पर लो प्रेशर है, तो ये इधर केंद्र से बाहर की तरफ भागेगा। ओके, तो अगर बारिश जैसी कंडीशन हो रही है ना, वहाँ पर एंटी साइक्लोन आ जाए तो वो बारिश जैसी कंडीशन वहाँ से गायब हो जाएंगी। अंडरस्टैंड। और अगर ये कहे कि बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि भाई अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में बात करूँ तो साइक्लोन किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, तो वो चलेगा एंटी साइक्लोन वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। ओके, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉक वाइज, और इसका जस्ट अपोजिट होता है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉक वाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉक वाइज। ओके, अब बात करते हैं। अच्छा एक चीज़ और है कि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि भैया ये जो साइक्लोन है वो जा ही नहीं रहा, इसे मतलब जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर मिल कहाँ से रहा। बेसिकली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ओशियंस में ही बनते हैं, ठीक है, सी के अंदर, जबकि जो टेम्परेट साइक्लोन है वो सी और लैंड दोनों में बन सकते हैं। ओके, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो ये रेगुलर बहुत ज़्यादा तबाही मचा के जाता है वो किस वजह से, क्योंकि उसकी मॉइस्चर कंडीशन ऐसी है, मॉइस्चर उसे रेगुलर मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सी इज मेजर ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एवरी साइकिल। ओके, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उसके पीछे जो कारण है, मतलब रेगुलर जो
बनता है वो इतना ज़्यादा तबाही मचा जाता है, उसके पीछे है उसका मॉइस्चर जो उसे मिलना। अगर एक बार मॉइस्चर को मैं कट आउट कर दूं तो वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा। ओके, और जितना ज़्यादा मॉइस्चर सप्लाई होता रहेगा वो उतनी ही मैच्योर स्टेज पे पहुंच जाएगा, उतना ज़्यादा तबाही मचाता जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया उसके बारे में। और अब देखो मेन चीज़ ये है कि भाई अरब ओशियंस में ही साइक्लोन इतने ज़्यादा बन क्यों रहे हैं, क्योंकि भाई वहाँ पर पिछले 3-4 दशकों के अंदर, दशक बोले तो 10 साल, ओके, तो पिछले 3-4 दशकों से उसका टेम्परेचर जो है 1.2 डिग्री से 4 पॉइंट कुछ डिग्री तक वो बढ़ गया है, मतलब गर्म हो गया है, उसका वाटर जो है गर्म हो गया। और ऑलरेडी हमने जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए जो कंडीशंस बताई हैं उसमें ये है कि उसमें ऑलरेडी 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए। अंडरस्टैंड? तो एक तो वो मेजर ड्राइविंग फोर्स हो गया, ओके, वहाँ पर बनते हैं। ठीक है, अब मेन बात करते हैं कि भाई इसके लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या क्या हैं, मतलब जो अरब ओशियंस में ये बना है पर जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है। एक तो आपने देख लिया कि एक तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, दूसरा है कि वीक मानसून है। अंडरस्टैंड? और तीसरा ये है कि एक होता है मैडन जूलन ऑसिलेशन। मैडन जूलन ऑसिलेशन होता है। ओके, ये क्या है? ये भी एक तरह से मैडन जूलन ऑसिलेशन, ये जो है वो एक तरह से हमारा जो इंडियन मानसून है, ठीक है, उसके एक फैक्टर के रूप में काम करता है। ये है क्या बेसिकली, ये पल्सेज ऑफ क्लाउड है, ओके, जो 30 से 60 दिन में बनता रहता है और रिपीट होता रहता है। कहाँ से? और ये इंडियन ओशियन से लेके पैसिफिक ओशियंस तक मूव करता रहता है। ठीक है, पल्सेज ऑफ क्लाउड है, इस तरह क्लाउड्स जो बनते रहते हैं। ठीक है, अब ये इंडियन ओशियन से पैसिफिक ओशियंस तक मूव करता रहता है, इधर ईस्ट से वेस्ट, इधर की साइड। ओके, अगर ये इंडियन ओशियन में है तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि गुड मानसून की कंडीशन बनेगी। बट अगर ये पैसिफिक ओशियंस में है तो ये भाई वीक मानसून की कंडीशंस बनेगी। और अभी मैंने आपको रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स बताए थे विपरजॉय के आने के बारे में, कि वीक मानसून और एक अरब ओशियन में टेम्परेचर का इंक्रीज होना, और तीसरा फैक्टर है मैडन जूलन ऑसिलेशन। तो मैडन जूलन ऑसिलेशन का सीधा कनेक्शन हो गया, तो इसका सीधा कनेक्शन हो गया वीक मानसून से, क्योंकि यहाँ पर पैसिफिक ओशियंस में अगर है ना, तो ये ट्रिगर करता है अल नीनो को। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा विपरजॉय, उसके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बता दी। बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं उसके बारे में पता चल गया, आपको डायग्राम दिखा दिया, रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या थे इस विपरजॉय के आने के पीछे के बारे में। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।